मैं 1.5 साल की थी जब मैंने अपने पापा को खो दिया। मेरी मम्मी के पास ना उनका अंतिम संस्कार करने के भी पैसे नहीं थे। एक सीलिंग फैन था जिसको उन्होंने 170 रुपए में बेचा और उनका अंतिम संस्कार किया। मैं 12 साल की थी तब मैंने उनका स्ट्रगल देखा, उनके पैरों में छाले पड़ जाते थे। तो मैंने अपनी मम्मी की हेल्प करने की सोची। मुझे शुरू में बोला था, तुम डब्बे बेचोगे अब? ये कबाड़ी का काम है, ऐसा बोला था हमको पहले। जो हमने कंपनी ज़ीरो से शुरू की थी, उस कंपनी का आज टर्नओवर जो है 157 करोड़ का है। जो डर के साए में भी मुस्कुराते हैं, वही टूटे सपनों को फिर से सजाते हैं। गिरते हैं, संभलते हैं, पर रुकते नहीं। वो अपनी तकदीर खुद बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीमा बंसल है। मैं डीसीजी पैक की को-फाउंडर हूँ। डीसीजी पैक इंडिया का सबसे बड़ा टेक इनेबल्ड पैकेजिंग प्लेटफ़ॉर्म है। मैं एक एंटरप्रेन्योर, एक एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर, विज़नर, लीडर आपके सामने आज अगर मैं बोलूँ कि मैं अपनी स्टोरी सुनाने आई हूँ, तो शायद वो गलत होगा। ये स्टोरी नहीं है दोस्तों, ये मेरी आप बीती है। ये मेरी हर घड़ी की सच्चाई है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ आज। मैं आती हूँ भारत के दिल से, जहाँ पे जो मध्य प्रदेश भारत का दिल है और वहाँ पे एक छोटा-सा शहर है ग्वालियर। मेरी पैदाइश ग्वालियर की है और मैं 1.5 साल की थी जब मैंने अपने पापा को खो दिया। उस टाइम मेरी मम्मी के पास ना उनका अंतिम संस्कार करने के भी पैसे नहीं थे। एक सीलिंग फैन था जिसको उन्होंने 170 रुपए में बेचा और उनका अंतिम संस्कार किया। मेरी माँ, हम 4 भाई-बहनों के साथ अकेली रह गई। मैं 1.5 साल की थी और तब उन्होंने उनका पहला स्ट्रगल शुरू हुआ। तब उन्होंने ठाना मेरे पापा के घर से उनको लेने आए और बोले कि भई अब ये तो नहीं रहा, अब आप चलो मेरे साथ। तो दोस्तों, मेरी माँ ने उस दिन एक लीडरशिप डिसीज़न लिया जो अननोइंगली हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ। उन्होंने कहा, जो मुझे शादी करके लाया था वो नहीं है इस दुनिया में। अब मैं वहाँ जाके क्या करूँगी? मैं नहीं आ सकती। उस दिन से लेके जो उनका स्ट्रगल शुरू हुआ, वो काबिले तारीफ़ है। उन्होंने जो हमारी परवरिश की, उनको म्यूज़िक सीखा था उन्होंने अपने पापा से, जो उनके शौक में उनके पापा ने सिखाया था। दोस्तों, बिलीव मी, वो म्यूज़िक हमारी रोज़ी-रोटी बना। उसके उन्होंने ट्यूशन करके हमको बड़ा किया, हमको इंग्लिश स्कूल में डाला। एक समय ऐसा आया जब उनके पास फ़ीस भरने के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल के हिंदी मीडियम स्कूल में डाल दिया और उस हिंदी मीडियम स्कूल में आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 6 महीने तक स्कूल नहीं गई। मुझे हिंदी नहीं आती थी और मुझे जो है मेरा कोई दोस्त नहीं था। पर क्योंकि वो हिंदी मीडियम स्कूल था, मैंने उसमें टॉप किया उस क्लास में। मेरा स्ट्रगल चालू रहा, फिर मैंने अपना जो है मैं 8th क्लास की थी तब मैंने ट्यूशन करने शुरू किए अपनी मम्मी की मदद करने के लिए। हमें कुछ पैसे भी मिल जाते थे और मैंने कहीं अब आके जाना ये है कि जितना आप सिखाते हो उतना आप सीखते भी हो। जो भी आप पढ़ाते हो, जो भी आप किसी को सिखाते हैं, वो आपके साथ हमेशा रहता है, आपकी नॉलेज रिवाइज़ होती रहती है। मुझे बहुत मज़ा आने लगा उसमें, पर वो एक सर्टेन ऐज तक ही था। जब मैं बड़ी हुई, मैंने स्कूलिंग की, फिर मैं कॉलेज गई। बीच में एक टाइम ऐसा भी आया जब मेरी मम्मी की सिस्टर्स, मौसी लोगों ने बोला कि अब सीमा बड़ी हो गई है, आप इसकी शादी कर दो। मैं 16 साल की थी तब। उन्होंने बोला नहीं, एक बहुत बड़ा एक और लीडरशिप डिसीज़न उन्होंने लिया कि मैं अपने बच्ची की शादी नहीं करूँगी, मैं पढ़ाऊँगी इसको। उन्होंने अपना वादा नहीं तोड़ा हमारे से। मैंने कॉलेज किया, मैंने आईटीआई सीखी, मैं कंप्यूटर सीखा, टाइपिंग सीखी। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं रहा जो मैंने ना दिया हो। बैंकिंग, रेलवे, आपका पोस्ट ऑफ़िस के एग्ज़ाम, एयर होस्टेस तक का एग्ज़ाम दिया मैंने। मैं पास भी हो गई उसमें और इंटरव्यू देने बॉम्बे गई और वहाँ पे मुझे सरप्राइज़ लगा, वहाँ पे मुझे रिश्वत माँगी गई 3.5 लाख रुपए। हमारी मम्मी के पास तो 350 रुपए भी नहीं थे। वापस आ गई। मैं
और मेरा भाई, हमने फिर से स्ट्रगल शुरू किया और वो भी कहीं न कहीं काम करता था। हमने सोचा अब यहाँ से बाहर मूव होना पड़ेगा। हम और चलेगा नहीं ऐसा कब तक हम करते। तो हमारे पास थोड़े से पैसे मम्मी ने हमको दिए, मेरी मौसी रहती थी बॉम्बे में, तो हमने सोचा हम उनके पास रह लेंगे और वहाँ पे कुछ काम करेंगे। हमने ग्वालियर से मूव करने की सोची, तो हम दोनों भी मुंबई पहुँचे, वहाँ अपनी मौसी के यहाँ गए। उन्होंने बोला, "भई यहाँ पे तो तुम नहीं रह सकते हो।" ठीक है, एक और मुसीबत आन पड़ी। तब हमने कुछ 2-3 दिन के लिए उनसे रहने की परमिशन माँगी, उन्होंने दिया। उतने देर में थोड़े से जो पैसे मम्मी ने दिए थे, हमने पहले नौकरी ढूँढते कि पहले घर ढूँढते। पहले हमने एक चौल में बहुत दूर जाके कांदीवली में घर ढूँढा और वहाँ पे टीन का घर था, उसमें इतनी गर्मी होती थी, इतनी गर्मी, आप दिन में रह नहीं सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे हमने चौल में एक 11 महीने का एग्रीमेंट किया। मैं और मेरा भाई दोनों काम करने के लिए हमने पेपर में न्यूज़पेपर खरीद के लाते थे, उसमें सर्विस ढूँढते थे। हमने नौकरी ढूँढी, उसने भी ढूँढी, मैंने भी ढूँढी। दोनों ने वहाँ पे नौकरी करने की ठानी और हमने कहा हम कुछ ना कुछ यहाँ पे ज़रूर करेंगे। तो उसमें मैंने एक नौकरी पकड़ी, फिर दूसरी दादर में मेरी नौकरी लगी। फिर वो थोड़े दिन किया, वो गारमेंट का बिज़नेस था वो छोड़ दिया। दूसरी, तीसरी, चौथी चौथी नौकरी जो मेरी लगी एक आईटी कंपनी में लगी और वही मेरी रामबाण साबित हुई, ठीक है। उस कंपनी में जब मैंने नौकरी करना शुरू किया, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा केओस था क्योंकि वो लोग ऑफ़िस खोल रहे थे, लंदन, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सब जगह ऑफ़िस खोल रहे थे और वहाँ पे और क्या अभी तुमको मूव करेंगे, उन लोग आपस में शफलिंग चल रहा था वहाँ पे कि कौन जाएगा, ये काम सँभालने कौन जाएगा, ये कौन जाएगा। तो उन्होंने कोई बहुत बहुत ज़्यादा मैं बहुत 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 नई थी वहाँ पे, तो उन्होंने मैं मेरे पास एक्चुअली दोस्तों खोने के लिए कुछ था नहीं। तो मैंने उनको बोला आप मुझे भेज दीजिए एंड दे वर सरप्राइज़ कि अरे आपने तो अभी जॉइन किया है, आप जा सकते हो? मैंने कहा यस, आई वांट टू। बहुत-बहुत मेहरबानी उस ऑफ़िस की, उस कंपनी की, उन्होंने मुझे लंदन भेजा और मेरी लाइफ़ की ज़िंदगी की पहली उड़ान जो मैंने सपना भी नहीं देखा था जिसका तो, ठीक है? वो मेरी लंदन की फ्लाइट थी। मुझे डेट भी याद है 13 नवंबर 2001 को मेरी पहली उड़ान। मैंने अपनी मम्मी को बताया, तो वो फूली नहीं समाईं, डर रही थीं पर उन्होंने बोला अभी इसको जाना है तो मैं अब नहीं रोकूँगी, ठीक है? फिर मैं लंदन गई, वहाँ पे मैंने काम किया। वहाँ पे ऑफ़िस में आई वाज़ मैं चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ थी वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई मिस्टर बंसल से, मेरे हस्बैंड से। उनसे मेरी शादी हुई और वो कंपनी के चेयरमैन थे। बहुत वेल टू डू बोले तो बहुत ही हाई क्लास के उनकी आईटी कंपनी की चल रही थी बहुत अच्छी। हम सेटल हुए, हमारा वहाँ पे परमानेंट रेज़िडेंसी भी हो गया। हमारे पास यूके की परमानेंट रेज़िडेंसी थी। हम मैं बहुत खुश थी वहाँ पे। आपको लगा कि बिल्कुल शांत हो गया, सही सेट हो गई, सीमा लंदन में सेट हो गई, वैसा नहीं था। सडनली उन्होंने डिसाइड किया कि सीमा हम यूएस जाएँगे क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कंपनी खरीदी वॉल स्ट्रीट पे और रातों-रात डिसीज़न हुआ कि हमें यूएस जाना है। हम वहाँ पे यूके में सब छोड़-छाड़ के हम यूएस से मूव हो गए। यूएस में भी वहाँ पे जब उन्होंने ऑफ़िस खोला उनका ऑफ़िस जो था एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में था। उधर हमारा कंपनी बहुत बढ़िया चल रही थी, बहुत अच्छा घर, 3 फ्लोर का हमने घर लिया और मैं वहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका में मैंने जॉब करी। मेरी ड्रीम जॉब बोलते हैं अमेरिका में काम करने का मौका बहुत-बहुत लकी लोगों को ही मिलता है एंड आई वाज़ द लकीएस्ट वन उस टाइम पे। तो जब मैंने बैंक ऑफ अमेरिका में काम किया, हमारा ग्रीन कार्ड भी हो गया हमारा अमेरिका में। तो वो तो एकदम से टॉप ऑफ द वर्ल्ड था उस टाइम पे अमेरिका। हम वेल सेटल्ड थे। पर आप जब भी बहुत खुश होते हैं ना, आपको तैयार रहना है। तैयार रहिए कि कुछ ना कुछ पहाड़ आपके ऊपर गिरने वाला है। कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जिसके लिए आपको इतनी खुशी मिल रही है। और वो हुआ, एक ही रात में मेरी लाइफ़ 360 डिग्री टर्न हो गई। ठीक है?
उनकी कंपनी ने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बिडिंग में लॉस किया एक आईटी कंपनी के साथ एंड ही हैज़ टू सोल्ड हिज कंपनी। उन्होंने अपनी कंपनी को बेचा और उन्होंने डिसीजन किया कि सीमा अब हमको इंडिया जाना पड़ेगा। इंडिया जाना पड़ेगा, वो भी उस शहर में जहाँ मैं पहले कभी नहीं आई। हम इंडिया आए, हमने गुड़गाँव में अपना जब जिस दिन दिल्ली में लैंड हुए ना, उस दिन टेम्परेचर था यहाँ पे 40-42 डिग्री टेम्परेचर था। पहले तो वेदर, फिर वो इंडिया का शुरुआत, जो मैंने कभी दिल्ली का कल्चर नहीं देखा था, गुड़गाँव का कल्चर नहीं देखा था। हम गुड़गाँव आए, गुड़गाँव में हमारे पास एक्चुअली हम खाली हाथ आए थे, सब अपने 2 सूटकेस लेकर आए यहाँ पे। घर भी नहीं था, पैसे भी बहुत सारे नहीं थे। तो घर में हमने मिस्टर बंसल के छोटे भाई के घर में हमने फर्स्ट फ्लोर पे हमने रहना शुरू किया, वहाँ रहे। मेरे हस्बैंड ने अपनी जो कंपनी सेल की, उसमें से जो पैसे मिले उनको, उन्होंने एक लॉजिस्टिक कंपनी में इंडिया में इन्वेस्ट किए और वहाँ पे वो डायरेक्टर बने। मैं मेरे पास कुछ नहीं था करने को, ना काम था, ना ऑफ़िस था, ना कुछ आइडिया था कि करेंगे क्या यहाँ पे। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब हम यूएस में थे, तो हमारे घर पे इतना मोटा एक कैटलॉग आता था, ठीक है? और वो कैटलॉग था uline.com का। uline.com अमेरिका की सबसे बड़ी पैकेजिंग कंपनी है और वो 50 लाख बॉक्सेस हर रोज़ शिप करते हैं। हम बोलते थे कि हम जब इंडिया जाएँगे ना, तब ऐसा कुछ कंपनी खोलेंगे और वो मैनिफेस्ट हुआ और हम यहाँ पे इंडिया आ भी गए। अब हमने सोचा ये शुरू कैसे करें? कुछ भी नहीं था, ज़ीरो, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई स्टाफ नहीं, कुछ भी नहीं। पैकेजिंग इंडस्ट्री इंडिया में 100% मेल डोमिनेटेड है, इंडस्ट्री है और 100% मैन्युफैक्चरर्स को ड्राइव करते हैं, ठीक है। उसके बीच में हमने डीसीजी पैक को प्लेस किया। हमने वेबसाइट बनाई, वेबसाइट तो बना दी, पर अभी और ये ऑफ़िस जो है हमने फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ हम रहते थे, वहीं एक छोटा-सा टेबल लगाया और वहीं से मैं काम करती थी। मैं अकेली सारे फंक्शंस मैं खुद करती थी। हमने अकाउंटेंट भी मैं थी, ड्राइवर भी मैं थी, परचेज़ भी मैं करती थी, सेल्स पर्सन भी मैं और जब भी कोई कॉल आता तो रिसेप्शन पे भी मैंने ही फ़ोन उठाया। वो मेरा टेबल ही रिसेप्शन था, वही सब कुछ था वहाँ पे। जब हमारी वेबसाइट पे कोई कस्टमर आता था, तो मेरा कंप्यूटर 24 घंटे खुला रहता था। मैं कभी भी जैसे पिंग होता है ना, तो मैं भाग के देखती थी कौन-सा कस्टमर है, कुछ इनको दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो आई यूज्ड टू हेल्प हिम आउट टू प्लेस द ऑर्डर ऑन आवर वेबसाइट। उसमें क्या होता था कि फिर उनको गाइड करती थी, मैं खुद गाइड करती थी। हम कस्टमर के लिए कस्टमर ऑब्सेशन जो था ना, कूट-कूट के पहले दिन से था कि सर्विस करनी है, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरर नहीं थे, ठीक है? और एक ही चीज़ हमको आगे ले जा सकती है, वो है सेवा, वो है सर्विस। तो हमने सर्विस करने की ठानी, लाखों-लाखों मैनी एमएसएमईज़ जो हैं, जिनको की पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो कहीं अपना कुछ छोटा बिज़नेस करते हैं और वो अमेज़न या मिंत्रा या फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं, उनको जो पैकेजिंग चाहिए, अगर 5000 बॉक्स का ऑर्डर देना है ना, तो कोई भी बना देगा। लेकिन अगर 500 बॉक्स आपको खरीदने हैं, तो कोई नहीं बनाएगा। ठीक, उसके लिए आपको एडवांस देना है, आपको वहाँ बैठे रहना है और आपको इमेंस पेशेंस चाहिए। हमने उस गैप में डीसीजी पैक को इस तरीके से प्लेस किया कि जब भी कोई कस्टमर हमारे वेबसाइट पे जाके ऑर्डर दे, तो हम उसको 24 घंटे में दिल्ली एनसीआर में डिलीवरी कर पाएँ। हमने अपनी डिलीवरी पे काम किया, हमने अपने प्लेटफ़ॉर्म पे काम किया, हमने पहला कस्टमर सेलिब्रेट किया। पहला कस्टमर मुझे याद है, मुझे फ़ोन आया था उसका। एंड शी सेड, "सीमा जी आप पैकेजिंग बेचते हो?" मैंने कहा, "हाँ, बिल्कुल बेचते हैं पैकेजिंग, तो मुझे एक ऑर्डर देना है।" तो शी प्लेस्ड एन ऑर्डर एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी दैट इट वाज़ अ वेरी बिग ब्रांड। कुछ 3,500-4,000 रुपए का हमारा वो पहला सबसे बड़ा ऑर्डर था। छोटे-छोटे ऑर्डर तो आते थे, 100, 200, 500, 1000 तक आते थे, पर हमारा वो सबसे बड़ा ऑर्डर था उस टाइम का। जैसे-जैसे डीसीजी पैक बढ़ता गया, हमारे पास और ऑर्डर्स आने लगे और हमारी वेबसाइट थोड़ी-थोड़ी फ़ेमस भी होने लगी। हमने एक छोटा-सा खर्चा किया मार्केटिंग में, एक हमने फ्रीलांसर मार्केटिंग कंपनी को हायर किया, तो दे यूज्ड टू डू आवर लिटिल मार्केटिंग। तब से हमने विज़िबिलिटी हमारी डीसीजी की विज़िबिलिटी बढ़ी और उसमें फिर क्या हुआ कि फिर हमने वेयरहाउस लिया, हमने एक्सपैंड किया, 2 बंदे हायर किए, फिर 2 का काम खुद किया, फिर डिपार्टमेंट्स बनाए अपने डीसीजी में
हमने उसमें प्लेटफ़ॉर्म्स बनाए कि देन वी व्हाट हैपेंड कि हमारा जब हमने वेयरहाउसेस खोले उसके, अभी डीसीजी का वेयरहाउस हमने और हमारा काम बिल्कुल ठीक चल रहा था, ब्लिंकिट हमारा सबसे बड़ा कस्टमर था। सडनली और वो सेट हो गया था और सब सडनली क्या हुआ, सबको पता है उसके शिकार सभी हुए हैं कहीं न कहीं, कोविड आया। और कोविड में जो है आपको सरप्राइज़ होगा, कोविड में सब लोगों के धंधे बंद हो गए, सारे बिज़नेसेस बंद हो गए। डीसीजी पैक एक ऐसी पैकेजिंग कंपनी है, जब हमने कोविड में भी ग्रो किया। हमने पैकेजिंग हर जगह पूरे पैन इंडिया में पैकेजिंग पहुँचाया। अगर कहीं थर्मामीटर चाहिए और वो वहाँ पे नहीं जा सकता है, तो हमारा बाइक राइडर जाके उसको थर्मामीटर देकर आया। हॉस्पिटल्स में और ब्लिंकिट के बहुत सारे डार्क स्टोर्स में थर्मामीटर्स हमने रातों-रात डिलीवरी करवाए। हमने एक जो है एक हमारे जान-पहचान के उन्होंने हमको पास भी दिलाया कि इमरजेंसी डिलीवरी के लिए। बिकॉज़ पैकेजिंग कम्स इन एसेंशियल जैसे खाना-पीना और दवाइयों का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता था, तो इसीलिए उनके बिज़नेस चले और ऐसे ही पैकेजिंग भी उतनी ही चाहिए उन लोगों को। तो पैकेजिंग का बिज़नेस हमारा और हमने किसी को नहीं निकाला। हमने उनकी सैलरी थोड़ी कम की पर जब कोविड चला गया तो वो रिवाइव भी कर दी उनकी, पर हमारा बिज़नेस अगर मैं बोलूँ तो कोविड में ही सेट हुआ। और जैसे-जैसे कोविड का पीरियड ओवर हुआ, हमने आगे जाके उस कंपनी को आफ्टर कोविड हमने वाप रिवैम्प करना शुरू किया। हमने बैंगलोर में ऑफ़िस खोला, नोएडा में ऑफ़िस खोला, मुंबई में ऑफ़िस खोला और फाइनली 2 साल पहले हमने दुबई में भी ऑफ़िस खोला है। तो डीसीजी अभी इंटरनेशनली भी अवेलेबल है हमारे कस्टमर्स के लिए। तो ये हुआ कैसे? ये रातों-रात नहीं हुआ। ठीक है? ग्रोथ जो है हमारे लिए सिर्फ़ एक नंबर नहीं है, वो एक सोच है, जो हमारे दिलो-दिमाग में कूट-कूट के भरी है कि नहीं ग्रो करना है। बचपन से मैंने सीखा ही यही है मेरी माँ से कि ग्रोथ कैसे करेंगे? नए-नए आइडियाज़ पे काम करना, इनोवेशंस पे काम करना। डीसीजी पैक इनोवेशन से ही जानी जाती है। हमने फिर आईएसओ लैब लगाया, अपनी कंपनी को आईएसओ सर्टिफ़ाइड करवाया। तो जो डीसीजी पैक हमारी एक एम्प्लॉयी से शुरू हुई थी, मैं उसकी पहली एम्प्लॉयी हूँ एंड आई एम वेरी वेरी लकी टू वर्क फॉर डीसीजी और आज भी मैं पहली ही एम्प्लॉयी हूँ। जो हमने कंपनी ज़ीरो से शुरू की थी, उस कंपनी का आज टर्नओवर जो है 157 करोड़ का है और हम 250 करोड़ का टर्नओवर इस बार हमने टारगेट लिया है, जिसमें 152 पीपल हैं जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है। मैं और जिसमें 40% लड़कियाँ हैं एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं उनको कहीं न कहीं सपोर्ट कर पाती हूँ, कहीं न कहीं उनकी बात समझ पाती हूँ। क्योंकि उसमें एक एक और चीज़ है जो आपको बहुत ध्यान रखनी होती है अपने काम में कि आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं, हाउ हैप्पी दे आर। व्हेन दे आर हैप्पी तो तभी वो आपके कस्टमर को खुश कर पाएँगे, तभी वो उनसे उनसे बहुत बहुत ही कनेक्ट हो पाएँगे। आपको कस्टमर को कनेक्ट करना है, सेल नहीं करना। हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम एक सोच बेचते हैं जो जो मुझे शुरू-शुरू में बोला था, "तुम डब्बे बेचोगे अब? ये कबाड़ी का काम है।" ऐसा बोला था हमको पहले। हमने लेकिन इग्नोर किया, सुना नहीं। अगर हम उस दिन इग्नोर नहीं करते तो शायद मैं यहाँ पे नहीं आती, शायद मैं इतनी खुश नहीं होती, शायद मैं इतनी खुशी से अपनी अपनी आप बीती आपको ना बता रही होती। ठीक है। आई एम सो हैप्पी टू वर्क फॉर डीसीजी टू एक एक भारतीय लड़की होने के नाते मुझे अपने आप पे, अपने देश पे, अपनी कंपनी पे, अपने कस्टमर्स पे, अपने एम्प्लॉइज़ पे बहुत-बहुत गर्व करती हूँ और ये मैं जब भी किसी को मिलती हूँ, जब भी तब बताती हूँ कि भई आपको ना कम्फर्ट छोड़ के बाहर आपको यू हैव टू स्टेप आउट फ्रॉम योर कम्फर्ट ज़ोन क्योंकि कम्फर्ट आपको बीमार कर देता है, करेज आपको हिम्मत देता है। आपको हेल्दी रखता है, आपका दिमाग चलता रहता है। तो ये करेज की स्टोरी है। मैं जोश टॉक का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जोश ने मुझे एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दिया कि जहाँ मैं आके अपनी बात कह पाई, अपने तरीके से कह पाई। जहाँ तक मैंने जाना है जोश टॉक एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको अपने तरीके से आपकी बात
रखने का मौका देता है, कहने का मौका देता है। और ये सुन के और भी कई लोग, कई जनरेशन्स चेंज हो रहे हैं। मैंने देखा कि यहाँ पे कोई एज बार नहीं है, कोई आपको कोई पुश नहीं करेगा। आप यहाँ अपनी आप बीती बता सकते हैं। I am so fond of Josh Talk now. I have heard so many speeches. One of the I have seen all the Shark Tank के जो सारे जजेस हैं, मैंने उन सबकी स्पीच सुनी हुई है, सबकी आप बीती सुनी हुई है। अंत में इतना कहना चाहूँगी कि जोश है तो राह भी खुद मिल जाएगी, हिम्मत है तो मुश्किल भी कट जाएगी। हर गिरने को मंजिलों का पैगाम समझो मेरे दोस्तों, विश्वास से हर जंग जीती जाएगी। थैंक यू वेरी मच।